हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बकेट हैंडल एंड द पंप हैंडल मूवमेंट। अगर आप बायोमैकेनिक्स ऑफ थोरैक्स वाला यूनिट देखोगे तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक्सरसाइज थेरेपी के नोट्स चाहिए जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे एक्टिव एक्सरसाइजेज, रजिस्टेड एक्सरसाइजेज, फ्रेंकल्स एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, एमएमटी, गोनियो वगैरह, मतलब जितने भी हमारे एक्सरसाइज थेरेपी में टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं वो सारे मैंने नोट्स में कंपाइल किए हैं और स्पेशली आपके लिए मैंने बनाए हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट होती क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पंप हैंडल मूवमेंट है इसका मतलब क्या है और जो हमारा थोरैक्स है उसके ऊपर ये मूवमेंट किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ये मूवमेंट जो है इसको समझो कि ये ना सजाइटल प्लेन में होती है। सजाइटल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जब आप इंडिविजुअल को सजाइटल व्यू में यानी कि साइड में खड़े होकर देखोगे तो आपको पंप हैंडल वाली मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप किसी इंडिविजुअल को सामने से देख रहे हो, ऐसे फेस टू फेस देख रहे हो, तो आपको ये मूवमेंट इतने अच्छे से नहीं दिखेगी। बट अगर आप साइडवेज आके देखोगे, साइड में खड़े होके देखोगे थोरैक्स के, तो वहां पे आपको ये जो मूवमेंट है ये रिब्स पे बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब ये पंप हैंडल मूवमेंट होता क्या है, तो देखो जब आपका जो रिब केज है, रिब केज में और जो स्टर्नल बोन है उनका जब मोशन होता है इन द सजाइटल प्लेन, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट ऑफ थोरैक्स। अगर आपसे कोई बोले कि एक लाइन में इस मूवमेंट को एक्सप्लेन करो, तो रिब केज की मूवमेंट जब सजाइटल प्लेन में हो रही है यानी कि साइड वाले व्यू में हो रही है, साइड वाले प्लेन में हो रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पंप हैंडल मूवमेंट ऑफ द थोरैक्स। अब देखो रिब्स तो हमारे पास कितने होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर। इनका जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ पेयर्स होते हैं। ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं और एक फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। अब ये जो पंप हैंडल वाली मूवमेंट है ना, ये हमें ट्रू रिब्स के ऊपर दिखाई देती है, यानी कि 2 से लेके 7 तक। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ट्रू रिब्स तो 1 से लेके 7 तक होते हैं, पर ये मूवमेंट 2 से लेके 7 पे ही क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपका फर्स्ट वाला रिब है ना, उसकी बहुत अच्छे से, मतलब वो बहुत अच्छे से उसकी अटैचमेंट होती है हमारे स्टर्नम के साथ और क्लैविकल के साथ। आपका ये क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर फर्स्ट वाले रिब की मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो भी तो पार्ट है ना ट्रू रिब्स का, 1 to 7 ट्रू रिब्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, बट क्योंकि जो फर्स्ट रिब होता है ना उसकी जो अटैचमेंट्स होती हैं वो बहुत सिक्योर होती हैं, ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर इतनी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। तो जो हमारी मूवमेंट्स हैं, जो पंप हैंडल के अंदर मूवमेंट्स हैं, वो कौन से रिब्स पे होती हैं, 2 से 7 ट्रू रिब्स। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी पंप हैंडल मूवमेंट है वो कौन से रिब्स पे होती हैं। और हर बार बच्चे यही गलती करके आते हैं कि वो 1 से लेके 7 तक के रिब्स का नाम ले देते हैं। एग्जामिनर या टीचर आपको यही फंसा देंगे कि 1 पे क्यों नहीं होती, या 1 पे होती है या नहीं होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, इस तरीके से। अब इसकी थोड़ी बायोमैकेनिक्स समझते हैं कि इन वाले रिब्स पे मूवमेंट होती कैसे। तो देखो जैसे हम नीचे की तरफ आने लगते हैं, कॉर्डली का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, तो जो आपके रिब्स है ना उनकी लेंथ भी बड़ी होती है और उनकी जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसा आप यहाँ इमेज में देख रहे होगे कि हमने सजाइटल व्यू में रिब्स को देख रहे हैं यहाँ पे इस इमेज के अंदर, है ना। तो आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, जो रेड कलर में है वो है हमारे ट्रू रिब्स। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं ना, तो जो रिब्स की लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो जो रिब्स की मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है एज वी गो डाउन कॉर्डली, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो अपर रिब्स होते हैं इनमें जो ज्यादातर मूवमेंट होती है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिब पे होती है। कौन से एक्सेस पे, नियरली द कोरोनल एक्सेस के ऊपर मूवमेंट होती है। अब आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि पीछे हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, आगे जो ये बोन है ये है हमारी स्टर्नम, ठीक है, और ये जो बीच में स्ट्रक्चर पास हो रहा है जो कि वर्टेब्रे और स्टर्नम दोनों से अटैच है, ये है हमारे रिब्स, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए इन्होंने बाकी सारे रिब्स हटा रखे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए उन्होंने एक रिब यहाँ पे दिखा रखा है ना, वरना ऐसा नहीं होता कि किसी में सिर्फ एक ही रिब होता है, सब में 12 पेयर्स होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये जो रिब्स है ना, रिब्स का जो कॉस्टोकार्टिलेज होता है ये हमने पढ़ा है ना, जो कॉस्टोकार्टिलेज है
वो रोटेट करता है अपवर्ड। अब जैसे आप सांस लोगे अंदर, है ना, यू आर ब्रीदिंग इन, आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो जो आपका रिब है ना, आप अभी करके देखो, आप सांस लो तो आपको फील होगा कि जो आपका रिब है ना वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यानी कि जो रिब है ये रोटेट करता है अपवर्ड, जैसे जैसे आप इंस्पिरेशन लेते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप सांस लेते हो, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, ये स्टर्नम के ऊपर प्रेशर डालते हैं। स्टर्नम पे क्या प्रेशर आएगा कि वो भी ऊपर की तरफ और सामने की तरफ उठे। अब फॉर सपोज ये समझो कि यहाँ पे ये दो पेयर ऑफ रिब्स हैं, यहाँ से ये अटैच है वर्टेब्रा के और आगे से ये अटैच है स्टर्नम के। इस तरह से ये हमारे रिब्स हैं। तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आगे स्टर्नम अटैच है, तो ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्टर्नम लगी होती है, तो ये ऊपर गए तो स्टर्नम भी ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पंप हैंडल मूवमेंट है ये हमें देखने को मिलती है। तो ये बात, ये पैराग्राफ, ये जो फ्लो चार्ट है इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि अगर आप बायोमैकेनिक्स में ये नहीं लिख के आओगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और ये बहुत ईजिली मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि इंस्पिरेशन के टाइम पे जो आपका कॉस्टोकार्टिलेज है रिब्स का वो रोटेट होता है अपवर्ड, और फिर वो स्टर्नम के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और फिर जो स्टर्नम है आपकी वो भी सुपीरियरली और वेंट्रली मूव करती है। अब देखो स्टर्नम में भी क्या होता है ना कि स्टर्नम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको मैनुब्रियम या कई बार मैनुब्रियम स्टर्नाई भी बोला जाता है, वो उसके बॉडी के कंपैरिजन में, देखो स्टर्नम के भी पार्ट्स होते हैं ना, मैनुब्रियम, बॉडी, जिफॉइड प्रोसेस, तो जो स्टर्नम है ना उसका भी जो मैनुब्रियम वाला पार्ट है वो लीस्ट मोबाइल होता है, वो उस पर आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हमने बात करी थी कि जो रिब्स में फर्स्ट वाला रिब होता है वो लीस्ट मोबाइल होता है, उसमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलती। ऐसे ही जब हम स्टर्नम की बात करते हैं तो जो मैनुब्रियम वाला पार्ट होता है वो भी लेस मोबाइल होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे वो फर्स्ट रिब अटैच होता है, तो दोनों चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को ही मूवमेंट करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों अपने आराम से साथ रहते हैं, बाकी जिसको जो मूवमेंट करनी है करो, ठीक है। तो ये एक फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन क्या रहता है इसका कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे तो जो रिब्स की लेंथ है ना वो भी इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टर्नम की जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रिब्स की मूवमेंट का एज कम्पेयर टू द मैनुब्रियम। इसलिए भी जो मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट है उस पर आपको कम मूवमेंट देखने को मिलती है। अब आप देख रहे हो कि जो रिब्स हैं आपके वो भी अपवर्ड जा रहे हैं, स्टर्नम है वो भी अपवर्ड और आगे की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है, देखो वर्टिब्रा और स्टर्नम के बीच का जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है। तो यानी कि इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है हमारे थोरैक्स का वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी पंप हैंडल मूवमेंट होगी तो जो आपका एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज होगा। इस मूवमेंट में कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहला कि ये सजाइटल प्लेन में रहती है, दूसरा कि इसके अंदर 2 to 7 ट्रू रिब्स के अंदर ही आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि इसकी वजह से जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट मूवमेंट विच इज द बकेट हैंडल मूवमेंट। अब बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या हो रहा है, अभी आपके रिब केज पे फ्रंटल प्लेन में मोशन देखने को मिलेगा तो उसे हम कहते हैं फ्रंटल प्लेन मोशन, और उस प्लेन में जो आपको मोशन या मूवमेंट देखने को मिलती है वो होती है हमारी बकेट हैंडल मूवमेंट। अब ये कौन कौन से रिब्स में होती है, तो ये होती है 8, 9 और 10th रिब में, जिनका जो एक्सिस ऑफ लोकेशन रहता है वो रहता है टुवर्ड्स द सजाइटल प्लेन। अब यहाँ इमेज के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिब्स है ना इनकी आप ओरिएंटेशन देखो, ये थोड़े एंगल्ड है। अब ये जो 8, 9 और 10th रिब है ये देखो यहाँ पे एंगल्ड है और इनका क्या होता है फॉल्स अटैचमेंट है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम पे, ये एक दूसरे से अटैच है ज़्यादा, ठीक है। और इनका कहाँ पे है अटैचमेंट, इनडायरेक्ट अटैचमेंट है स्टर्नम के साथ, तो इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो रिब्स होते हैं जो 8, 9 और 10th रिब है इनकी वजह से जो रिब केज है उसका जो लेटरल एस्पेक्ट है उस पर हमें ज़्यादा मूवमेंट को दिखाई दे, उस पर हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये वाली मूवमेंट होगी तो जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है थोरैक्स का वो इंक्रीज होगा, यानी कि इस साइड से लेके इस साइड तक साइड टू साइड का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। जब हम पंप हैंडल की बात कर रहे थे तो आमने सामने का यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ का, लोअर थोरैक्स का। इस चीज़ को भी याद रखना। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट।
सो दिस इज ऑल अबाउट द बकेट एंड द पंप हैंडल मूवमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको एक्सरसाइज थेरेपी के नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।